प्यारे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप सभी कहानी सुन रहे हैं हमारी बेमानी मोहब्बत। और बेमानी मोहब्बत आपको कैसी लग रही है ये आप हमें जरूर से जरूर बता दिया करो। साथ ही दोस्तों, आपको ये कहानी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करनी है, जिससे हमारी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और आपको नई कहानी भी सुनने को मिल जाए और आप नई कहानी का भी आनंद ले सकें। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 293वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिंधु और राशि आश्रम के दफ्तर में सीनियर अभिमन्यु से जुड़ा सुराग ढूंढ रही थी। तभी परसा ने उन्हें पकड़ लिया। जब उनको पता चला कि परसा अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। परसा मार्शल आर्ट्स में निपुण थी, लेकिन सिंधु के किक से घायल हो गई थी। लड़ाई के दौरान सिंधु ने परसा के वोकल को डैमेज कर दिया, जिससे वो बोल नहीं पाई। जब वैद्य जी आए तो सिंधु ने रहबर आश्रम के टैटू का सबूत दिया, जिससे परसा की असलियत सामने आ गई। अब सबको समझ आ गया था कि परसा जासूसी करने आई थी। अंधेरी रात अब थम चुकी थी, लेकिन आश्रम के प्रांगण में अभी अभी हलचल बनी हुई थी। परसा जो खुद को आश्रम की सच्ची राधिका बताती थी, और अब वो बेहोश पड़ी थी। उसके होठों से खून रिस रहा था और उसकी आंखों में से अधूरी लड़ाई की बेचैनी झलक रही थी। उसके ठीक सामने वैद्य जी गंभीर खड़े थे और विचारों में खोए हुए थे। उनके चारों ओर आश्रम की शिष्याएं भी इकट्ठी हो चुकी थी। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ वैद्य जी से पूछ ले। वैद्य जी ने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी दृष्टि सीधी रोम पर टिकाई। इसे सीधा काल कोठरी में डाल दो, अब गुरुदेव ही आकर इसका फैसला करेंगे, उन्होंने सख्त स्वर में कहा। रोमा ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और एक शिक्षक की मदद से परसा को उठाकर आश्रम की अंधेरी सुरंगों में लेकर जाने लगी। परसा की सांसें धीमी थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खोली हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर वो अब भी चाहकर कुछ नहीं कह सकती थी। वैद्य जी अब सिंधु और राशि की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संदेह भी था। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। कल सुबह सभा के समय इनका इनाम तुम दोनों को मिलेगा, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। सिंधु और राशि ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके भीतर एक अजीब सा संतोष था कि उन्होंने आश्रम के लिए एक बड़ा खतरा टाल दिया, लेकिन इस जीत के पीछे जो नया तूफान खड़ा हो रहा था, उसकी आहटें अभी भी महसूस हो रही थी। वैद्य जी जैसे ही जाने लगी, तभी पीछे से एक आवाज आई, एक मिनट वैद्य जी। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। वैद्य जी ने धीरे से पलटकर देखा। सामने पराची खड़ी थी, गंभीर शांत, लेकिन उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी। उसने सीधा सिंधु और राशि की तरफ इशारा किया और कहा, हमें कभी भी किसी भी घटना को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए वैद्य जी। वैद्य जी ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखकर कहा, मतलब? प्राची ने ठंडी नजरों से सिंधु और राशि को घूरते हुए कहा, कुछ दिन पहले जब मैं इन दोनों को आश्रम में लेकर आई थी, तब ये दोनों मच्छर तक नहीं मार सकती थी, और अब सिर्फ 2-3 दिनों में ही इन्होंने एक ट्रेंड फाइटर को हरा दिया, वो भी इस हद तक कि उनकी वोकल कॉर्ड तक डैमेज हो गई। प्राची की बात सुनकर पूरे आश्रम में हलचल मच गई। आश्रम की बाकी शिष्याएं भी अब संदेह से सिंधु और राशि को देख रही थी। वैद्य जी अब सोच में पड़ चुके थे। सच में यह सवाल तो वाजिब था। आखिर कोई आम लड़की इतनी जल्दी और इतने खतरनाक फाइटर कैसे बन सकती है? उसकी बात सुनकर सिंधु ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब उसे कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे हर किसी का शक खत्म हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ प्राची दीदी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम दोनों पहले से ही ट्रेनिंग लिए हुए फाइटर हैं। प्राची की बोहे टेढ़ी हो गई और उसने बड़े ही हैरानी भरे स्वर में पूछा, ओह, क्या सच में? तो जब मैं पहली बार तुम आश्रम में आई थी, तब इतनी घबराई हुई क्यों थी? राशि को समझ नहीं आ रहा था कि सिंधु इस सवाल का जवाब क्या देगी, पर सिंधु पूरी तरह से तैयार थी। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, उस वक्त तो हम दोनों डरे हुए थे, इसलिए कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन असल में हम दोनों लेवल 1 के स्टेज 2 की फाइटर हैं। इस बार सिंधु की आवाज में न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई झिझक। वैद्य जी ने इसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी सवाल थे। अगर तुम सच कह रही हो तो हमें तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। सिंधु और राशि ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि उन्होंने एक मुसीबत को से खुद को बचा लिया, लेकिन यह भी साफ था कि अब उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। वैद्य जी ने अपने हाथ पीछे किए और फिर कहा, ठीक है, तुम दोनों की परीक्षा कल सुबह होगी। अब जाओ और सभी आराम करो।
वैद्य जी की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे की ओर चले जाने लगे, लेकिन उनके भीतर भी कोई और सवाल उमड़ रहे थे। वही सिंधु और राशि जैसे अपने कमरे में पहुंची, सिंधु ने जल्दी से छिपाई हुई डायरी को बाहर निकाला। यह वही डायरी थी जो उन्हें आश्रम के ऑफिस से मिली थी। इसमें वही तारीखें दर्ज थी जब हर साल सीनियर अभिमन्यु आश्रम से बाहर जाते थे, लेकिन इसमें कोई ठोस जानकारी नहीं थी। सिंधु ने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए, पन्ने दर पन्ने, लेकिन कुछ भी नया नहीं मिला। और राशि ने भी झुककर डायरी को गौर से देखा। एक गहरी निराशा उनके चेहरे पर छा गई थी। शायद हमसे कोई सुराग छूट गया है, राशि ने धीरे से कहा। तभी सिंधु की नजर डायरी के कवर पर पड़ी। कवर के अंदर एक छोटी सी जेब बनी हुई थी जो अब तक उनकी नजरों से छिपी हुई थी। सिंधु ने झट से उसे खोला और उसमें से एक टूटा मुड़ा पत्र निकाला। सिंधु ने जब पत्र को सीधा किया, हल्की रोशनी में उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उनकी आंखों के सामने आते गए, उनके दिल की धड़कनें और तेजी होती जा रही थी। पत्र पर दिल्ली के आसपास हरियाणा का एक गांव का छोटा सा नाम लिखा हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर साल के एक महीने के लिए सीनियर अभिमन्यु जाते थे। राशि ने उत्सुकता से पत्र को अपने हाथ में लिया और पढ़ते ही उसके आंखों में चमक आ गई। ओह, ये तो वही जगह है, राशि ने धीरे से कहा। हाँ बिल्कुल, यही तो गांव होगा जहां अभिमन्यु जी का परिवार रहता होगा। हो सकता है कि यही वो जगह है जहां उनकी असली पहचान छुपी हुई हो। सिंधु ने भी सहमति में सिर हिलाकर कहा। अब तक वो टुकड़ा में बटा हुआ रहस्य था, वो एक तस्वीर की जिसे जुड़ने लगा था। अब सब साफ था और सीनियर अभिमन्यु हर साल इसी गांव में जाते थे और इसी जगह पर उनका अतीत, उनका परिवार और शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। सिंधु और राशि ने एक दूसरे से को देखा और वो गहरे गहरे दृढ़ स्वर में राशि ने कहा, अब हमें युवराज जी तक ये खबर पहुंचानी होगी। सिंधु ने सिर हिलाया, लेकिन उनके सामने एक और सवाल था, आश्रम से बाहर कैसे निकला जाए। अब जब उनका काम पूरा हो चुका था तो आश्रम में रहने का कोई मतलब भी नहीं था। अगर वे ज्यादा समय तक यहाँ रुकती तो खतरा बढ़ जाता था। हमें तुरंत निकलना होगा, राशि ने कहा। पर हम कैसे निकलेंगे? रात के इस पहर में तो सारे रास्तों पर पहरेदारी होगी और सुबह तक रुके तो हमारी परीक्षा होगी। अगर हम पकड़े गए तो हमें बाहर जाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। सिंधु ने धीरे से कहा, लेकिन हमें हिम्मत करके बाहर तो निकलना ही होगा ना। अभी हम सभी से छिपते छुपाते हुए बाहर निकल सकते हैं, राशि ने कहा। सिंधु कुछ देर तक सोचती रही, फिर सहमति में सिर हिला दिया। रात घनी हो चली थी। आश्रम के हर कोने में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन यह सन्नाटा कुछ ही पलों में टूटने ही वाला था। सिंधु और राशि दबे पांव दीवारों को आड़ लेते हुए आगे बढ़ रही थी। उनके दिल की धड़कनें तेज थी और दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना था। बस कुछ ही कदम और, फिर हम इस आश्रम से बाहर होंगे, सिंधु ने फुसफुसाते हुए कहा। राशि ने सहमति में सिर हिलाया और इशारे से बताया कि अब वे पिछले दरवाजे के पास पहुंच चुकी है। यह दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था, लेकिन रात्रि में पहरेदारों की संख्या कम हो जाती थी और यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। जैसे वे दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक से दो पहरेदारों की आवाज आई। ए रुको, कौन है वहां पर? सिंधु और राशि ने कदम जम गए। वे पकड़ी जा चुकी थी। राशि ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक पहरेदार उनकी ओर बढ़ चुके थे। अरे रुको, कहां जा रही हो तुम तो? इतने में पहरेदारों ने फिर से कड़क आवाज में पूछा। लेकिन सिंधु अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसके पास एक ही विकल्प था, लड़ाई। सिंधु ने बिना एक पल गवाए तेजी से कदम बढ़ाए और पहले पहरेदार के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतनी तेजी से पड़ा कि वो पीछे की ओर गिर गया। दूसरा पहरेदार तुरंत अपनी लाठी निकालकर वार करने ही वाला था। सिंधु ने झुककर स्पिनिंग बैक किक मारी और उसकी लाठी हवा में उछल गई। राशि ने मौका देखते ही एक ताकतवर एल्बो स्ट्राइक मारी, जिससे दूसरा पहरेदार जमीन पर गिर पड़ा और कराहने लगा। अब दोनों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राशि और सिंधु तुरंत अंधेरे में घुल गई और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। आश्रम से निकलकर दोनों को मनाली में युवराज के होटल पर पहुंचना था, जो यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। यह सफर आसान नहीं था। रात के अंधेरे में पहाड़ों के संकरे रास्तों पर दौड़ते हुए उनका हर कदम जोखिम से भरा हुआ था। हवा तेज थी और ठंडी और काटने वाली। जंगल के बीच में दौड़ते हुए उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हमें जल्दी करना होगा राशि, सिंधु ने कहा। बस थोड़ी दूर और है, चलते रहो। लेकिन उनके अंदर में जो डर था वो चल रहा था। पीछे से आश्रम के कुछ पहरेदार टॉर्च लेकर दौड़ते हुए उनके पीछे ही आ रहे थे और वह चिल्ला रही थी, वो भाग रही है, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। सिंधु और राशि ने अपनी गति तेज कर ली। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका रुकना मौत के बराबर होगा।
राशि का पैर अचानक से एक जड़ से टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि सिंधु ने उसे जड़ से संभाल लिया। अब गिरने का वक्त नहीं है, भागो तेजी से, सिंधु ने उसे उठाते हुए कहा। राशि ने खुद को संभाला और दोनों ने आखिरी दम लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक बिना रुके दौड़ने के बाद दूर एक रोशनी दिखाई दी। युवराज जी का होटल, राशि के मुंह से खुशी से निकला। सिंधु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके पैर अभी भी नहीं रुके थे। पहरेदार अब काफी पीछे छूट चुके थे, लेकिन वे कभी भी आ सकते थे। जैसे ही वे होटल के गेट पर पास पहुंची, दोनों सीधा युवराज के कमरे की तरफ भागे। सिंधु ने तेजी से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने युवराज ही खड़ा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन जब उसने सिंधु और राशि की हालत देखी तो उसकी नींद उड़ गई। तुम दोनों ने ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है? युवराज ने चौंकते हुए पूछा। सिंधु ने तेजी से भीतर कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सीनियर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, सिंधु ने गंभीर स्वर में कहा। युवराज ने गहरी सांस ली और उन्हें बैठने का इशारा किया। अब वक्त था सच बताने का। सीनियर अभिमन्यु का रहस्य अब उन्हें जल्द से जल्द युवराज के सामने बताना ही था। क्या सिंधु और राशि की मेहनत रंग लाएगी? क्या युवराज को ये खबर सुनकर यकीन आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगला कदम क्या होगा? या फिर उससे पहले ही जो आश्रम के लोग हैं वो उनको पकड़ लेंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। और एक एक कमेंट तो आज मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्त करके जाएंगे कि आपको कहानी कैसी लग रही है।